हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं WBCS एग्ज़ाम्स के फाइनल रिवीजन के बारे में। फाइनल रिवीजन का ये सेट पहला होगा, कुछ दिन बचे हैं आपको WBCS के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो अगर आपको रिवीजन इस वीडियो में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो आपको पहले से ही पता है तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है आपको, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है, इसलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जाना। अगर जो क्वेश्चन नहीं पता है तो उसको थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं आप, ठीक है। तो शुरू करा जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन, द टू आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट क्लोरीन आर 3517 Cl, 3617 Cl, 3417, 3817 क्लोरीन है ये, ठीक है। तो बोला गया कि इनमें से जो आइसोटोप्स हैं, ठीक है, क्लोरीन के कौन से आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा आइसोटोप्स क्लोरीन के होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, साइंस से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर होगा। लेकिन उसको समझने से पहले, डी नंबर होगा तो क्यों होगा उसको समझने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कुछ और, ठीक है। देखिए, आइसोटोप्स जो लिखा हुआ है, ये आइसोटोप्स का मतलब क्या है, इससे रिलेटेड और भी होते हैं। आइसोबार होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, ठीक है। उसके बाद आइसोमर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को समझनी पड़ेगी पहले, तब जाके हम लोग को क्वेश्चन, अगर आपको ये क्वेश्चन पहले से ही पता है तो आपको टाइम नहीं देना है, इस पर आंसर करके आगे निकल जाना है, ठीक है। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं सुनिएगा, जिसका एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विथ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर अलग अलग है तो ऐसे को बोलते हैं आइसोटोप्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आता है कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, 17, ये क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, और क्लोरीन का क्या है, एक नीचे जो रहता है वो एटॉमिक नंबर रहता है और ऊपर में जो रहता है वो मास नंबर रहता है, जिसको एटॉमिक मास भी बोलते हैं, ठीक है। आपको दिमाग में रखना है, नीचे रहेगा वो, ये जो कम रहेगा वो रहेगा आपका एटॉमिक नंबर, और जो ज़्यादा है वो है मास नंबर, ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में टाइम लग सकता है आपको। तो अब आते हैं आइसोबार में, फिर क्या फ़र्क है, ठीक है। आइसोटोप्स में बोले सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलते हैं एटॉमिक नंबर को, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन उतना ही उसका एटॉमिक नंबर है। जैसे कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर 17 मान लेते हैं है, तो इसमें कितने प्रोटॉन है, 17 ही प्रोटॉन है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग कि न्यूट्रॉन, फिर क्या है, न्यूट्रॉन होता है ये देखिए, इन दोनों के बीच का जो गैप होता है ना, या 35 में से 17 गया तो 18 बचता है, ये 18 होंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रॉन, ठीक है। तो पहले वाले क्वेश्चन में बोला है कि आइसोटोप समझ लेते हैं कि आइसोटोप्स में क्या होते हैं, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अब आगे जैसे कि आइसोबार की बात करें तो आइसोबार में क्या होता है, सेम मास नंबर होता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। अब सेम मास नंबर का मतलब क्या है, मास नंबर जो एटॉमिक नंबर की बात कर रहे थे, एटॉमिक नंबर में प्रोटॉन आता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिल जाए तो होता है मास नंबर। यानी कि यहाँ पे जैसे मैंने कहा मास नंबर है, ठीक है। तो इसमें क्या ऐड करेंगे, ये तो नीचे लिखा हुआ था 17 जो लिखा हुआ है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन, और मैंने कहा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है, इन दोनों के गैप को बोलते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाता है तो बनता है मास नंबर या फिर एटॉमिक मास, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको जाननी है, ज़रूरी है। आइसोटोन्स की बात करें, आइसोटोन्स फिर क्या होता है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट दैट हैव एग्जैक्ट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अगर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है तो उसको आइसोटोन्स बोलते हैं। जैसे कि इन दोनों का गैप कितने का है, इन दोनों का गैप है आपको 8 का, यानी कि वही तो गैप क्या कहलाता है, न्यूट्रॉन्स कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में गैप कितने का है, 8 का है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 8। तो दोनों में देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है तो उसको आइसोटोन्स बोलते हैं, ठीक है। और बात करें नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर सेम है, सेम मास नंबर अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है तो उसको बोलते हैं आइसोटोप्स, और नंबर ऑफ मास नंबर सेम है तो उसको बोलते हैं आइसोबार्स, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था। तो हम लोग के लिए क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन जो पाए जाते हैं नेचुरली, है ना, वो दो फॉर्म में पाए जाते हैं, मैंने 35 एटॉमिक नंबर, 35 मास नंबर, और 17 इसका एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर 35 और मास नंबर 37 में पाया जाता है, ठीक है। इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डू नॉट शेयर एनी बॉर्डर, ठीक है। भूटान विथ अरुणाचल प्रदेश,
भूटान विथ मेघालय, भूटान एंड वेस्ट बंगाल, भूटान एंड आसाम। ठीक है, कहना ये चाह रहा है कि इनके साथ मैंने ये कौन सा रिलेशन जो है सही नहीं बैठ रहा है। ठीक है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश के साथ क्या भूटान बॉर्डर शेयर करता है, मेघालय के साथ भूटान शेयर करता है, वेस्ट बंगाल के साथ भूटान शेयर करता है, या आसाम के साथ भूटान से बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो इसका आंसर जानने के लिए पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि भूटान जो है हम लोग के कौन कौन से स्टेट से लगता है। तो इसमें से जो ऑप्शन नहीं है वही वाला हो जाएगा आंसर। ठीक है, नॉट शेयर बोला है, इसलिए ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि शेयर करता है या नहीं करता है। नहीं करता है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश के साथ करता है क्या, हम लोग जानते हैं कि भूटान हमारे वेस्ट बंगाल के साथ तो लगता ही लगता है। ठीक है, उसके बाद आसाम के साथ भी लगता है, अरुणाचल प्रदेश के साथ भी लगता है, लेकिन मेघालय के साथ नहीं लगता है। ठीक है, इसका मैप देख सकते हैं हम लोग। भूटान जो है, देखिए भूटान के इधर सिक्किम है, इधर अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद आसाम है और वेस्ट बंगाल है। 4 ऐसे स्टेट है जो भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। मेघालय जो है इसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। ठीक है, तो भूटान के साथ हम लोगों का जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो 699 किलोमीटर का है। ठीक है, तो आसाम जो है सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विच डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल हैज़ द हाइएस्ट लिटरेसी रेट अमॉन्ग द शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन, बांकुरा, कोलकाता, ईस्ट मिदनीपुर या फिर दार्जिलिंग। ठीक है, वेस्ट बंगाल के कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है शेड्यूल कास्ट का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट मिदनीपुर। ईस्ट मिदनीपुर को बात करें, जिसको पूर्व मिदनीपुर बोलते हैं, लगभग ये शेड्यूल कास्ट की बात करें सिर्फ ये 82% है, जबकि ओवरऑल बात करें लिटरेसी रेट की तो ये 89% तक है। वेस्ट क्या बोलते हैं ईस्ट मिदनीपुर की, यानी पूर्व मिदनीपुर की लगभग 89% लिटरेसी रेट है, सबसे ज़्यादा है। ठीक है, विच वुमेन लीडर रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सरोजनी नायडू, अरुणा आसिफ अली, कमला देवी चट्टोपाध्याय, विजय लक्ष्मी पंडित। क्योंकि आपका ये रिवीजन चल रहा है तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन आता होगा। ठीक है, आईएनसी का जो आईएनसी की तरफ से जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो पार्टिसिपेट करने वाली लीडर थी वो थी सरोजनी नायडू। ठीक है, तो क्योंकि आईएनसी ने सेकंड वाले में ही पार्टिसिपेट किया था, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था उसी में ही पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, 1931 में। Which of the following features of Indian Constitution was borrowed from Irish Constitution? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है? DPSP, कंकरेंट लिस्ट, फंडामेंटल राइट्स या रूल ऑफ लॉ। ठीक है, आपको अगर ये आंसर हो गया है तो आपको ये भी बताना है कि कंकरेंट लिस्ट कहाँ से लिया गया है, फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया है, रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो DPSP जो लिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आयरिश से लिया गया है। बात करें कंकरेंट लिस्ट तो वो ऑस्ट्रेलिया से हम लोगों ने लिया है। फंडामेंटल राइट्स जो है यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका से लिया गया है। और रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून का राज, ये जो लिया गया है ये ब्रिटिश से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द जातका टेल्स आर एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट्स, लिंगायत्स, शैविज्म या जैनिज्म या बुद्धिज्म। जातका टेल्स जो है इसका रिलेशन, इसका एसोसिएशन किस से है, कौन से सेक्ट से है? ठीक है, तो ये हो जाएगा बुद्धिज्म। ठीक है, बुद्धिज्म जातका टेल्स जो है, जो प्रीवियस बर्थ है गौतम बुद्धा जी का, उसके बारे में डिटेल्स बताता है हम लोग को। और ये भी पूछा जाता है जातका टेल्स कौन से लैंग्वेज में लिखा गया है, तो ये हो जाएगा पाली लैंग्वेज में। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एट एब्सोलूट ज़ीरो यानी 0 केल्विन या फिर -273.15 डिग्री सेल्सियस द पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव एट ए स्पीड ऑफ लाइट, वाइब्रेट इन ए फिक्स पोजिशन, अंडरगो फ्यूजन या स्टॉप मूविंग। ठीक है, तो ये भी साइंस से रिलेटेड साइंस से ही क्वेश्चन है। बोला गया है कि 0 केल्विन या फिर जिसको हम लोग अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो 273.15 डिग्री सेल्सियस जो होगा, इसमें होता क्या है एक्चुअल में, पार्टिकल्स जो हैं बहुत स्पीड से मूव करते हैं, लाइट की स्पीड से, या वाइब्रेट इन ए पोजीशन, वाइब्रेट करते हैं, रहते हैं अपने पोजीशन में, या फ्यूशन करते हैं, या फिर स्टॉप मूविंग। ठीक है, तो एब्सोलूट ज़ीरो में जो है यानी कि 0 केल्विन पे जो है पार्टिकल्स मूव करना बंद कर देते हैं, सीज हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, which of the following statement best describe the significance of the classical language status grant to the Bengali?
It recognizes Bengali as the oldest language in India. It acknowledges Bengali's contribution to the India's culture and literary heritage. It makes Bengali the official language of the Indian government. It replaces Hindi as the most widely spoken language in India. ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि हम लोग जो बंगाली को क्लासिकल लैंग्वेज में डाल रहे हैं, क्लासिकल लैंग्वेज में क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दे रहे हैं, उसका क्या सिग्निफिकेंस है कि हम लोग किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज बोल रहे हैं। तो ये ऑप्शंस दिए गए हैं। बोला गया है कि बंगाली सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, इसलिए इसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। ठीक है, या फिर इसको एक्नॉलेज कर लें कि बंगालियों का बंगालीज का कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इंडिया के कल्चर और लिटरेरी हेरिटेज में, इसलिए। या फिर बंगाली इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, या फिर इट रिप्लेसेस हिंदी, क्योंकि बंगाली बहुत ज़्यादा बोला जाता है और हिंदी को रिप्लेस कर चुका है, इसलिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, यानी कि इट एक्नॉलेजेस बंगाली, क्योंकि बंगाली का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडिया के कल्चर और लिटरेरी हेरिटेज में। ठीक है, ये बहुत पुरानी लैंग्वेज है और लगभग 1500-2000 साल से चला आ रहा है। ठीक है, और इसका हिस्टोरिकल जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, चाहे वो हेरिटेज की बात करें। ठीक है, तो यही चीज़ बोला है, ऑनर द लैंग्वेज लेगेसी एज ए कस्टोडियन ऑफ इंडियाज़ इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री एंड कल्चरल आइडेंटिटी इनेबलिंग फर्दर एकेडमिक रिसर्च एंड प्रिजर्वेशन। ठीक है, मैच करने के लिए बोला है, एक तरफ हिल्स दिया गया है, एक तरफ रीजन्स दिए गए हैं। ठीक है, जवादी हिल्स कहाँ पे है? ईस्टर्न घाट पे है, या वेस्टर्न घाट पे है, या पूर्वांचल पे है, या मेघालय प्लेटू पे, दोदा बेटा, जयंता हिल्स, पटकाई हिल्स, ये सारे जो हिल्स हैं कौन से घाट पे हैं या कौन से प्लेटू पे हैं? ठीक है, जल्दी बताइएगा आप। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन हुआ कि आप कहाँ पे है, कहाँ पे है, साथ साथ आपको ये बताना है कौन से स्टेट में पड़ता है, ये भी बता सकते हैं चाहे तो, कोशिश करिए तो। ठीक है, तो जवादी हिल्स की बात करें तो ये ईस्टर्न घाट में ही पड़ता है। ठीक है, उसके बाद दोदा बेटा जो है वेस्टर्न घाट में पड़ता है। उसके बाद जयंता हिल्स की बात करें तो ये मेघालय प्लेटू में पड़ता है। ठीक है, पटकई हिल्स जो है पूर्वांचल का पार्ट है। ठीक है, तो अब बात करें कि जवादी जो हिल्स है वो तमिलनाडु में है। ठीक है, जवादी हिल्स कौन से स्टेट में है? तमिलनाडु में, लोकेटेड इन द नॉर्दर्न तमिलनाडु में। ठीक है, दोदा बेटा की बात करें तो ये वेस्टर्न घाट में तो है, लेकिन हाईएस्ट पीक है नीलगिरी हिल्स का। ठीक है, नीलगिरी हिल्स का हाईएस्ट पीक का नाम दोदा बेटा, और जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, जयंतिया हिल्स की बात करें तो ये, ठीक है, जयंता हिल्स जो है ये मेघालय हिल्स जो है उसका पार्ट हुआ करता है। ठीक है, जयंतिया हिल्स। उसके बाद बात करें पटकई हिल्स जो है ये पूर्वांचल रीजन का ये है, हिल है, और लोकेटेड इन द इंडिया म्यांमार बॉर्डर। ठीक है, अगला, लार्जेस्ट टोबैको प्रोड्यूसर डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल इज मुर्शिदाबाद, मालदा, कूच बिहार या बीरभूम? सबसे ज़्यादा जो टोबैको प्रोड्यूस करता है डिस्ट्रिक्ट वो है कूच बिहार। ठीक है, और भी कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि जलपाईगुड़ी है, मालदा है। ठीक है, ये सारे जो है सबसे ज़्यादा टोबैको प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इनमें से भी बात करें कि सबसे ज़्यादा किस में, तो कूच बिहार हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो आया हुआ क्वेश्चन है कि टोबैको सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस है, लेकिन अगर ये पूछ ले कि टोबैको प्रोड्यूस करने के लिए, क्वेश्चन इस तरह से कर सकता है, एज वी नो कूच बिहार इज़ द हाइएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको, विच टाइप ऑफ सॉइल वी गेट, विच टाइप ऑफ सॉइल वी गेट इन कूच बिहार, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। वाई कूच बिहार इज़ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको, तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन कहने का मतलब यही है कि वहाँ पे कौन सा ऐसा सॉइल पाया जाता है जिसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, तो वहाँ पे सैंडी लूम्स, सैंडी क्ले लूम्स जो है ज़्यादा मिलता है, जिसकी वजह से टोबैको सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, On 18th April 1929, who among the following was the revolutionaries threw a bomb in the Central Legislative Assembly? भगत सिंह राजगुरु, भगत सिंह राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह ईश्वर दत्त, भगत सिंह सुखदेव। ठीक है, 1929 में कौन से ऐसे 2 रेवोल्यूशनरीज थे जिन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पे बॉम्ब फेंका था? ठीक है,
तो ऑप्शंस जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है सब। हम देखें चारों जो नाम है, पांचों जो नाम है, ये सारे रेवोल्यूशनरीज़ हैं। ठीक है, चारों चारों पांचों का नाम हम लोग जानते हैं कि चारों पांचों नाम जो हैं वो रेवोल्यूशनरीज़ हैं। लेकिन इसमें क्या बोलते हैं, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली किसने बॉम्ब फेंका? तो एक तो भगत सिंह क्लियरली दिख रहा है कि भगत सिंह हैं, लेकिन उसके अलावा कौन थे, ये सारा थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, हम लोग को याद रखना है भगत सिंह और बुटवत्सवर दत्त, इन्होंने ही क्या किया था, बॉम्ब फेंका था। और वहाँ पे ये इसलिए नहीं फेंका था कि किसी को नुकसान हो, इसलिए फेंका था कि जो है कि जो गवर्नमेंट जो बहरी हो चुकी है उसको सुनाई दे। ठीक है, हम लोग की आवाज़ सुनाई दे। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों ने फेंका था। ठीक है, बाद बाकी बात करें राजगुरु की, राम प्रसाद बिस्मिल की, सुखदेव की। ठीक है, तो ये चारों ही जो पांचों जो लीडर हैं, ठीक है, वो HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के मेंबर रहे हैं। ठीक है, बात करें इसकी राम प्रसाद बिस्मिल की, तो राम प्रसाद को याद रखना है, राम प्रसाद बिस्मिल जो है काकोरी ट्रेन जो रोबड़ी या कॉन्स्पिरेसी हुआ था 1925 में, उनसे उनका लेना देना है। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी यहाँ से माने काकोरी कॉन्स्पिरेसी में आ जाते हैं। तो बच गया कौन, राजगुरु, बुटवत्सवर दत्त जी और सुखदेव जी। ठीक है, इनके बारे में सुनिएगा। तो ये लोग जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी हुआ था, ठीक है, इन्होंने जो ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर जॉन सॉन्डर्स का एसेसिनेशन करने का कोशिश किया था 1928 में, तो ये तीनों ही थे उनके साथ। ठीक है, राजगुरु थे, भगत सिंह थे और सुखदेव थे, ये तीनों ही थे। ठीक है, तो इसलिए कन्फ्यूजन हो जाता है कि कहाँ पे कौन था। राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी में, उसके बाद लाहौर कॉन्स्पिरेसी में बात करें, भगत सिंह भी थे, सुखदेव भी थे और राजगुरु भी थे। ठीक है, और रहा बात कि बॉम्ब जो फेंका था इसमें असेंबली में, तो वो हो जाएंगे भगत सिंह और बुटवत्सवर दत्त 1929 में। ठीक है, बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय इन 1946। तो बोला गया कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो का प्रावधान जो दिया गया था वो किसके द्वारा, BR अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 13 दिसंबर को 1946 को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया जाता है। ठीक है, एक्चुअली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है क्या? ठीक है, ये एक तरह का आउटलाइन द फंडामेंटल आइडियल्स, फिलोसफी एंड गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द शेप ऑफ द ड्राफ्टिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम लोग जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हैं उसका क्या क्या चीज़, आइडियल, फंडामेंटल आइडियल्स क्या होने वाला है, फिलोसफी क्या होने वाला है, गाइडलाइन क्या क्या होने वाला है, इस तरह से जो है ये एक तरह का ब्लूप्रिंट का काम किया था। ठीक है, तो यही था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। वो अमंग द फॉलोइंग पल्लवा किंग्स ऑक्युपाइड वतापी एंड डिफीटेड द चालुक्यास। ठीक है, शिवास कंडा वर्मन, परमेश्वर वर्मन, सिम्हा बर्मन, नरसिम्हा बर्मन। ठीक है, इनमें से बोला गया है कि इनमें से कौन सा पल्लवा किंग थे जिन्होंने वातापी यानी बदामी को पे कब्जा किया था, किसको हरा करके, चालुक्यास को हरा करके। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चालुक्य किंग के जो लीडर थे पुलकेशिन II, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। मैं आपको बता रहा हूँ कि पुलकेशिन II हारते हैं किससे, नरसिम्हा वर्मन 1 से हारते हैं, जो कि पल्लवा किंग हुआ करते हैं। ठीक है, उनसे हारते हैं और यहीं से जो है चालुक्य किंग जो है ख़त्म हो जाता है और शुरुआत होती है किसकी, मैंने पल्लवा किंग जो है वो बदामी या बतापी पे अपना कैप्चर जमा लेती है। ठीक है, तो याद रखना है इसको। तो क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, कि पुलकेशिन II को किसने हराया था, तो नरसिम्हा वर्मन 1 हो जाएगा, जो कि पल्लवा किंग के राजा हुआ करते थे। Which of the following gases when cooled and compressed can change from a gas to supercritical fluid state? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड या स्टीम। बोला गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा गैस है जब उसको ठंडा किया जाए और कंप्रेस किया जाए, ठंडा करके कंप्रेस किया जाए, तो ये
चेंज फ्रॉम ए गैस से वो किस में सुपर क्रिटिकल फ्लूइड स्टेट में आ जाता है, इनमें से कौन सा है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड विथ इट्स रिस्पेक्टिव प्लेस ऑफ ओरिजिन। महानदी का दिया हुआ है शिवा माउंटेन, सतलेज का डल लेक, गंगा का गंगोत्री ग्लेशियर, गोदावरी का त्रिम्बकेश्वर। ठीक है, इनकरेक्टली मैच पूछा है, कौन सा होगा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है। तो सतलज जो है वो डल लेक से ओरिजिनेट नहीं होता है, ये लेक रकस्थल से ओरिजिनेट होता है नियर माउंट कैलाश। ठीक है, तिब्बत में लेक रकस्थल जो है वहाँ से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, बाकी बात करें जैसे महानदी कहाँ से ओरिजिनेट होता है, सिहावा का माउंटेन्स जो कि छत्तीसगढ़ में है। तो याद रखना है कि महानदी रिवर जो है छत्तीसगढ़ स्टेट से ओरिजिन होता है, कहाँ पे? सिखवा माउंटेन से। ठीक है, गंगा जैसे कि बात करें गंगा गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से, और जो गोदावरी है तो गोदावरी जो है नासिक के बगल में, ठीक है, महाराष्ट्र की बात करते हैं नासिक की, ठीक है, वहाँ से ओरिजिनेट होता है त्रिम्बकेश्वर से। ठीक है, अगला विच इज़ द ईस्टर्न मोस्ट रिवर ऑफ द नॉर्थ बंगाल प्लेन? रायडक, तोरशा, जालढका या संकोश? नॉर्थ बंगाल का जो ईस्टर्न मोस्ट मैंने नॉर्थ बंगाल प्लेन्स का जो ईस्टर्न मोस्ट रिवर है वो कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा रायडक। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ, कौन सा ऐसा रिवर है जो बंगाल को आसाम से अलग करता है? ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ऑन विच डेट इंडियन कांग्रेस पास द रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज टोटल इंडिपेंडेंस एट लाहौर सेशन? ठीक है, तो वेस्ट बंगाल में WBCS की बात करें खास करके, या वेस्ट बंगाल के कोई भी एग्ज़ाम की बात करें, तो ये यहाँ क्या होता है कि डेट्स के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ किया जाता है। ठीक है, मतलब देखिए चारों में ईयर सेम रखा है, ईयर में अलग अलग नहीं रखा है, सिर्फ डेट में देखिए मंथ भी सेम रखा है, सिर्फ डेट में अलग है, तो इसमें ज़्यादा नेगेटिव करने के या फिर गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई जल्दी डेट याद नहीं रखता है। ठीक है, तो बात करें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पूर्ण स्वराज मैंने टोटल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं जो कि लाहौर सेशन में हुआ था, वो कब लिया गया था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 19 दिसंबर 1929 में। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि 1929 में हुआ था लाहौर सेशन, लेकिन एग्जैक्ट डेट ये नहीं पता है बहुत लोगों को, 19 दिसंबर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और जो है ये भी याद रखना है कि उस टाइम जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे INC के, वो कौन हुआ करते थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और इन्होंने जो है ट्राई कलर जो है झंडा जो है लहराया था कब? 31 दिसंबर 1929 में। ठीक है, किस नदी के किनारे? तो रवि नदी के किनारे। इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, याद तैयार रहना है इसके लिए कि अगर बोला जाए कि लाहौर सेशन जो हुआ था उसमें जो इंडिया का जो ट्राई कलर लहराया गया था, कौन से नदी के किनारे लहराया गया था? तो ये हो जाएगा रवि रिवर। ठीक है, कब? 31 दिसंबर 1929 में। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन हुआ करते थे? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर या C राजगोपालाचारी? ठीक है, यहाँ पे गलत होने के चांसेस रहते हैं, जो ठीक से नहीं पढ़ा है, थोड़ा सा ऊपर ऊपर पढ़ने से कभी कभार गलत हो जाते हैं। ठीक है, बहुत लोग ये मार देते हैं कि जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा शायद। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात पूछा किया है, ना कि ये बोला गया कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पेश किया था, तो ये जवाहरलाल नेहरू होते ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अगर पूछता, लेकिन पूछा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे, तो ये हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जबकि BR अम्बेडकर की बात करें तो चेयरमैन हुआ करते थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। Who among the following sent Megasthenes to the court of Chandragupta Maurya? Antiochus I Soter, Alexander III, Seleucus I Nicator या Antiochus III? चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज को जो भेजा गया था वो किसके द्वारा भेजा गया था? ठीक है, तो इसका आंसर पता होगा आपको, सेल्यूकस I निकेटर के द्वारा भेजा गया था। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि मेगास्थनीज जो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, वो कहाँ से आया था? ठीक है, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आइसोटोप्स क्या है? आइसोटोप एक तरफ आइसोटोप दिया हुआ है, आइसोटोन दिया हुआ है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक दिया है। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का यही था और हमको पता नहीं ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लग रहा है कि आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड क्वेश्चन शायद बन जाए। ठीक है, तो हम लोग ऑलरेडी पहला क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आइसोटोप में क्या होता है, आइसोबार में क्या होता है। ठीक है, तो हाँ, आइसोटोप में क्या होता है, आइसोबार में क्या होता है। ठीक है, तो देखिए मैंने कहा था कि आइसोटोप में जो है वो क्या होता है, आइसोटोप में सेम एटॉमिक नंबर होता है, डिफरेंट मास नंबर होता है। ठीक है, आइसोबार की बात करें तो सेम मास नंबर और डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, उसके बाद आइसोटोन और आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसोटोन भी हम लोग डिस्कस किए कि आइसोटोन जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है। ठीक है, तो थर्ड का तो बी हो जाना चाहिए कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक नाम से ही पता करिए, देखिए आइसोटोन मतलब न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन बराबर होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मैंने इलेक्ट्रॉन बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, आइसोटोप मतलब एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर अलग अलग। ठीक है, आइसोटोप्स का मतलब। आइसोबार का मतलब ये होगा कि एटॉमिक नंबर अलग अलग, मास नंबर सेम। आइसोटोन का मतलब क्या बोले, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेज, एक तरफ पासेज दिया हुआ है और एक तरफ यूटीज दिया हुआ है, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है। ठीक है, माना दिया हुआ है हिमाचल प्रदेश, नीति दिया हुआ है उत्तराखंड, दीपू दिया हुआ है लद्दाख, अघिल दिया हुआ है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो मैंने पासेस से रिलेटेड एक वीडियो बना रखा है, पुरानी वीडियो है लेकिन वो ट्रिक वाली वीडियो है। ठीक है, आप वो ट्रिक चाहे तो देख सकते हैं, आसानी से आपको याद हो जाएगा कि कौन सा पासेस कहाँ पे है। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं, आसान है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है, तो एक ही ऑप्शन करेक्टली मैच्ड होगा, बाकी तो नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नीति जो है वो उत्तराखंड में, यही सही है। बाकी बात करें मना पास जो है वो उत्तराखंड में है। ठीक है, मना पास, नीति पास, ये सारा उत्तराखंड में है। आप एक बार सिर्फ वो ट्रिक वाली वीडियो देखिए, आपके देखिए कितना आसानी से वो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपको पास से रिलेटेड। उसके बाद दीपू पास की बात करें तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और दीपू पास का बात करें तो ये ट्राई जंक्शन का काम करता है इंडिया, चाइना और म्यांमार के बीच में। ठीक है, अघिल पास जो है वो कहाँ पे है, लद्दाख में है, ये कोराकोरम रेंज में पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फरक्का बैरेज हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, टू इरिगेट एग्रीकल्चर फील्ड, टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ वाटर इन हुगली रिवर, नन ऑफ दिस। ठीक है, फरक्का बैरेज जो कंस्ट्रक्ट किया गया था, किस लिए किया गया था, टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ वाटर इन हुगली रिवर, ताकि जो हुगली रिवर में पानी है वो फ्लो बना हुआ रहे, वो ज़्यादा हो जाए। ठीक है, अगला, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया इन February 2025, सुखबीर सिंह संधू, विवेक जोशी, राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार। ठीक है, तो 2025 के फरवरी में जो चीफ इलेक्शन कमीशन बने हैं, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि वो कितने नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और उनका नाम क्या है। ठीक है, अभी जो हमारे बंगाल में जो इलेक्शन हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी थे। ठीक है, वो कौन होंगे, ज्ञानेश कुमार। ठीक है, तो ये 26 नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। ठीक है, और बात करें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की तो चीफ इलेक्शन कमीशन का जो रिटायरमेंट एज होगा या टर्म होगा वो 6 साल के लिए होगा, और 65 साल है, जो भी पहले आ जाए उतना साल तक वो बने रह सकते हैं उसे इसमें। ठीक है, what is the name of the scheme launched by the West Bengal government to curb reverse erosion in its 2025-26 budget? जल शक्ति अभियान, गंगा सुरक्षा स्कीम, रिवर कनेक्ट इनिशिएटिव या नोधी बंधन। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल के द्वारा जो रिवर का इरोजन जो है उसको कम करने के लिए जो अभियान लाया गया है वो कौन सा है, नदी बंधन है, नदी बंधन है। ठीक है, खास करके कौन सा इलाका, मुर्शिदाबाद, मालदा, गंगा, पद्मा। ठीक है, ये सारी जगहों पे क्या है,
सो इरोजन को बचाने के लिए 200 करोड़ के आसपास एक लागत लगाया गया है, 200 करोड़ के आसपास, ठीक है। तो ये करंट है, करंट। और आपको ये भी याद रखना है कि जल शक्ति अभियान से जल शक्ति अभियान किस चीज़ से रिलेटेड है, गंगा सुरक्षा स्कीम किस तरह का है, क्या एम क्या है, रिवर कनेक्ट इनिशिएटिव क्या है, इस तरह से आपको बाकी सारे ऑप्शंस पे भी काम करना है आपको, ठीक है। विच स्कीम हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू 2025-26 विद द प्रोविजन ऑफ 100% पल्स प्रोक्योरमेंट फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स, पीएम किसान, पीएम आशा, फसल बीमा योजना या फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम। बोला गया कि इनमें से कौन सा स्कीम है जो जिसको एक्सटेंड किया गया है 100% प्रोविज़न पल्सेस प्रोक्योरमेंट, ठीक है, कि पल्स जो है हम लोग पूरी तरह से तैयार करें और इंपोर्ट जो पल्सेस का जो इंपोर्ट है वो उसको ख़त्म करना है, ठीक है। तो ये कौन से इसके तहत स्कीम के तहत लाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा पीएम आशा, ठीक है। पीएम क्या है, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, ठीक है, हो सकता है फुल फॉर्म ही पूछ ले। तो ताकि हम लोग क्या करें, टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी, यानी कि जो इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग पल्सेस वगैरह उसको कम किया जाए, ठीक है। कौन कौन सा पल्सेस है, खास करके तूर है, अरहर है, मसूर है, ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चंस थे, ठीक है, 25 क्वेश्चंस ही पहले सेट में रखते हैं, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि 25 में से आपके कितने सही हुए, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके, ठीक है, 25 में से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।